Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. दुआ। स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज ये पढ़ लीजिए। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 4। सेल साइकिल चैप्टर का नाम है। बायोलॉजी की जो हमारी बुक है क्लास 9 की फेडरल बोर्ड की, हम ये फॉलो कर रहे हैं। इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर का नाम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया सेल साइकिल है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुसूसियत जो है वो रिप्रोडक्शन है। ये रिप्रोडक्शन का अमल जानदारों की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको जारी और सारी रखता है। जो स्टूडेंट, ये जो रिप्रोडक्शन का अमल है, ये इसके मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। एक सेल के हिस्से जैसे कि क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम से नए क्रोमोसोम्स बनते हैं। फिर सेल्स, नए से नए सेल्स पैदा होते हैं और मुकम्मल जानदार भी अपने जैसी ही औलाद पैदा करते हैं। अगर हम रिकॉल करें तो हम ये अपने जो है वो चैप्टर नंबर 1 में हम कर भी चुके हैं। और हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं रिप्रोडक्शन को। इससे जो है वो हमें ये पता चलता है कि तमाम सेल्स जो हैं वो पहले से मौजूद सेल्स से ही बनते हैं और जिंदगी का तसलसल जो है वो ऐसे ही कायम रहता है। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में स्पेशली, वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल से मुराद इन तमाम जो है वाकयात का सिलसिला है जिसपे एक सेल पैदा होने से लेकर माइटोसिस के जरिए से नया सेल बनता है। सेल साइकिल के दो जो हैं वो बड़े फेजेस हैं जिसको हम इंटरफेज और माइटोटिक फेज या एम फेज कहते हैं। माइटोटिक फेज सेल साइकिल का जो है वो अप्रोक्स एक छोटा सा हिस्सा है। ये एक लंबे इंटरफेस के साथ अदल बदल के आता है जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है। इंटरफेस के दौरान सेल की मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं वो रूज पर होती हैं, और वो अपने ज्यादातर अफाल जो है वो सरंजाम दे रहा होता है। इंटरफेस को 3 मराहिल में जो है वो तकसीम किया जा सकता है। जैसे कि हम अगर बात करें तो इसमें G1 फेज है, फिर S फेज है, G2 फेज है और फिर इसके बाद हम बात करेंगे M फेज की। अगर हम इसमें सबसे पहले G1 फेज की बात करें तो स्टूडेंट्स, G1 फेज में पैदा होने के बाद सेल को जो है वो एक सेल को जो है वो अपने सेल साइकिल यानी जी फेज से अपने आप को स्टार्ट करता है। इस मरहले के दौरान सेल अपने लिए प्रोटीन्स की फराहमी बढ़ाता है, अपने कई ऑर्गेनील्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम की तादाद बढ़ाता है और साइज में बढ़ जाता है। इस मरहले की एक और पहचान ये भी होती है कि ऐसे एंजाइम्स की तैयारी शुरू होती है जो अगले मरहले यानी एस फेज में क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के लिए जरूरी है। अब एस फेज जो है ये मरहला है जिसमें सेल अपने क्रोमोसोम की कॉपियां तैयार करता है यानी डुप्लीकेट करता है, और उसके नतीजे में हर क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पैदा हो जाते हैं। G2 फेज जो है इसमें इस मरहले में सेल वो प्रोटीन्स तैयार करता है जो माइटोसिस खास तौर पर स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए जरूरी हैं। इंटरफेस की G2 फेज के बाद सेल डिवीजन में दाखिल हो जाता है। डिवीजन फेज की पहचान जो है वो माइटोसिस है जिसमें सेल दो जो है वो सेल्स में तकसीम हो जाता है। ऐसे सेल्स जिन्होंने मुस्तकिल या आर्जी तौर पर तकसीम का अमल खत्म कर दिया हो, यानी फर्दर वो तकसीम ना हो सकते हो, इनकी जिंदगी का ये मरहला जो है वो G0 फेज कहलाता है। ठीक है। अब ये G0 फेज जो है इसमें क्या होता है कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में G0 फेज में
जो है वो सेल दाखिल हो जाता है और तकसीम होना रोक देते हैं। कुछ सेल्स ऐसी हालत में गैर मुय्यना मुद्दत तक रहते हैं, जैसे नर्व सेल्स वगैरह। कुछ सेल्स इस फेज में नीम मुस्तकिल तौर पर दाखिल होते हैं, जैसे कि किडनी और जो है वो लिवर के सेल्स, कुछ सेल्स जो हैं। इसी तरह कई सेल्स ऐसे हैं जैसे कि एपिथेलियल सेल्स किसी भी जी फेज में दाखिल नहीं होते और जानदार की जो तमाम जिंदगी के दौरान तकसीम होते रहते हैं। ठीक है। अब हम अगर सेल डिवीजन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है। अ, जिसमें हम पहली जो है उसकी माइटोसिस की बात करेंगे। 1880 की में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, वल्टर फ्लेमिंग। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक तकसीम होते हुए सेल में न्यूक्लियस जो है वो तब्दीलियों के एक सिलसिले से गुजरता है, जिसे उसने माइटोसिस का नाम दिया। माइटोसिस एक सेल डिवीजन है जिसमें सेल डॉटर सेल्स में तकसीम होता है और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती है जितनी कि पेरेंट सेल में है। माइटोसिस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। मल्टी सेलुलर में माइटोसिस जो है वो इनके सोमेटिक सेल्स में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस की तरह की एक सेल डिवीजन से गुजरते हैं, जिसे बाइनरी फिशन कहते हैं। इस तकसीम को माइटोसिस नहीं कहा जा सकता। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसमें माइटोसिस जो है वो दो मेजर डिवीजन उसमें होती हैं, जिसको पहले में हम कैरियोकाइनोसिस कहते हैं। कैरियोकाइनोसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन यानी कैरियोकाइनोसिस में यानी टोटल 4 जो है वो मराहिल हैं। और इन मराहिल को हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज कहते हैं। प्रोफेज में आम हालात में न्यूक्लियस में मौजूद जो हेरिडिटी मटेरियल है ये बारीक थ्रेड की सूरत में मौजूद होता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। प्रोफेज के स्टार्टिंग में क्रोमेटिन जो है वो सिकुड़कर काफी मोटा हो जाता है और बहुत ही बाकायदा किस्म की स्ट्रक्चर्स में तब्दील हो जाता है, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्योंकि हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट इस वक्त तक हो चुका होता है, यानी एस फेज में दाखिल हो चुका होता है, इसलिए हर क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं जो कि एक ही सेंट्रोमर से जुड़े होते हैं। हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पर एक जो है वो काइनेटो कवर भी होता है। प्रोटीन से बनी ये जो पेचीदा स्ट्रक्चर है वो मकाम जहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। इसके अलावा लास्ट चैप्टर में स्टूडेंट्स अगर आप रिकॉल करें तो हमने ये भी किया था कि न्यूक्लियस के करीब 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जिनको मजमूई तौर पर हम सेंट्रोसोम कहते हैं। हर सेंट्रियोल दो जो है वो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और डॉटर सेंट्रोमर्स बनाता है। दोनों डॉटर सेंट्रोमर्स जो हैं वो सेल के मुख्तलिफ जो है वो आप कह सकते हैं कि साइट पर अरेंज हो जाते हैं, जहां वो साइटोप्लाज्म में जो मौजूद माइक्रो ट्यूब्यूल्स बना लेते हैं। इस तरह से बनने वाली माइक्रो ट्यूब्यूल्स को स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं और सेल में बनने वाले स्पिंडल फाइबर्स के मुकम्मल सेट को जो है वो हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। इस वक्त तक सेल का जो है वो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो टूट चुका होता है और स्पिंडल फाइबर सेल के मरकज में जगह बना चुके होते हैं। पौधों के ऐसे सेल्स जहां मरकज में बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है, प्रोफेज से पहले न्यूक्लियस को सेल के मरकज में आना पड़ता है। पौधों के सेल में सेंट्रियोल्स भी नहीं होते, इसलिए जो ट्यूब्यूनल प्रोटीएज और न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये इसकी सतह पर खुद ही इकट्ठी होकर स्पिंडल फाइबर्स बना लेती हैं। अब जो उसके बाद फेज है वो कहलाती है मेटाफेज। जब स्पिंडल फाइबर्स काफी हद तक जो है वो इलोंगेटेड शेप में आ जाते हैं तो चंद स्पिंडल फाइबर्स जिन्हें हम काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर फाइबर्स के साथ जुड़े होते हैं। हर स्पिंडल हर क्रोमोसोम के काइनेटो कवर्स के साथ जुड़े होते हैं और हर क्रोमोसोम के साथ मुख्तलिफ समतों से आने वाले दो
काइनेटो कवर फाइबर्स जुड़ते हैं। इस तरीके से क्रोमोसोम अपने आप को सेल के इक्वेटर्स में तरतीब दे लेते हैं और इस तरह एक मेटाफेज प्लेट जो है वो बना लेते हैं। बहुत से दूसरे फाइबर्स यानी नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स जो होते हैं ये मुख्तलिफ सिम्त वाले अपने जैसे फाइबर्स के साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद जो फेज है वो एनाफेज कहलाती है। जब एक जो है वो काइनेटो कोर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटो कोर के साथ जुड़ता है तो ये सेंट्रोसोम के साथ खिंचना शुरू हो जाता है, जिससे कि ये स्पिंडल खुद निकलता है। जब ये खिंचाव की कुवत जो है वो क्रोमोसोम के सिस्टर्स को क्रोमेटिड्स में तकसीम कर देती है और वो अलहदा हो जाते हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड अब सिस्टर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं और वो अपनी तरफ वाले सेंट्रोसोम की तरफ खिंच जाते हैं। दूसरी स्पिंडल फाइबर यानी नॉन काइनेटो फाइबर्स भी ऐसे ही जो है वो इलोंगेटेड हो जाते हैं। एनाफेज के इख्तिताम पर सेल क्रोमोसोम की एक जैसी कॉपियों को मुख्तलिफ इक्वेटर्स पर दो ग्रुप में अलहदा करने में कामयाब हो चुका होता है। इसके बाद जो फेज आती है वो कहलाती है टीलोफेज। ये मरहला जो है ये प्रोफेज का ऑपोजिट है। इसमें अलहदा हो चुके क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेट के गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बना लेते हैं। दोनों सेट जो हैं इसके क्रोमोसोम जिनके गिर्द अब न्यूक्लियर एनवेलप बन चुके हैं अब खुलकर दोबारा क्रोमेटिन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इस तरह न्यूक्लियर एनवेलप की डिवीजन तो मुकम्मल हो जाती है, लेकिन सेल डिवीजन को मुकम्मल होने के लिए एक और मरहले से गुजरना पड़ता है। इसके बाद जो मेजर डिवीजन आती है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस से मुराद अब साइटोप्लाज्म की तकसीम है। ठीक है, पहले हमने कैरियोकाइनेसिस किया और उसमें हमने 4 फेजेस डिस्कस किए। अब जो है वो साइटोकाइनेसिस है और जानवरों के सेल्स में साइटोकाइनेसिस जो है वो एलिवेज के जरिए होती है। इस जगह पर जहाँ मेटाफेज प्लेट हुआ करती थी एक जो है वो लेयर सी बन जाती है जिसे क्लेवेज फ्योरो कहते हैं। ये फरो जो है ये जो हमारी लाइक झुर्री है या ये जो लेयर है ये गहरी हो जाती है यानी डीप होती है और आखिरकार जो है वो पेरेंट सेल को दो में तकसीम कर देती है। आ, पौधे के सेल्स में साइटोकाइनेसिस का अमल मुख्तलिफ होता है। गोल्जी अपरेटस से निकलने वाली जो छोटी थैलियां हैं यानी वेसिकल्स जो हैं वो सेल के दरमियान में जमा हो जाती हैं और वहां आपस में मिलकर मेम्ब्रेन्स में एक डिस्क बना लेती हैं। ये डिस्क सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट बना कहलाती है। सेल प्लेट बाहर की तरफ बढ़ती है और इसमें मजीद जो है वो वेसिकल्स जो है वो डाइजेस्ट हो जाती हैं। आखिरकार सेल प्लेट की जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल जाती है और सेल प्लेट के अंदर का मवाद सेल वॉल के साथ मिल जाता है, जिसके रिजल्ट में दो जो है वो डॉटर सेल्स बन जाते हैं जिनमें से हर एक की अपनी सेल मेम्ब्रेन हो जाती है बन जाती है और अपनी सेल वॉल हो जाती है। इस तरह से एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये माइटोसिस के दो मैंने आपको बताएं कि बड़े मराहिल थे और फिर जो पहला मरहला था उसमें ऑलरेडी 4 फेजेस थी जिसको हमने डिस्कस किया है। आई एम श्योर कि सेल साइकिल की स्टार्टिंग और माइटोसिस की डिटेल्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड की होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस पर डिटेल में बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज उसको पूछिएगा। जजाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।